वे में आप क्राइसिस कह सकते हैं, और हमारी तरफ से जो है वो एक तरीके का विकल्प है। तो उन विकल्पों में से एक विकल्प या सभी आइडियाज़ को समाहित करके एक तीसरा विकल्प बनाना, ये सब पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। और कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई हरीश रावत नया कुछ कर रहा है। हमारे पास पहले से ही पॉलिटिकल मैकेनिज्म है जिसके जरिए कहीं भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम उसका समाधान निकालते हैं। लेकिन एक सीमा तक हम हर व्यक्ति को या हर 1, 2, 3, 4 व्यक्तियों को अपनी बात कहने देते हैं, क्योंकि आखिर उनके आइडिया को इवेल्युएट भी करना पड़ता है, और कभी कभी अपने आप कंसिस्टेंसी इवॉल्व हो जाती है। अब जैसे पंजाब वाला मामला है, पंजाब वाले मामले में राहुल जी का मार्गदर्शन तो महत्वपूर्ण था ही, बिना उसके तो हल नहीं निकल सकता था। लेकिन एक चीज़ सारे पंजाब के नेताओं के मन में आई कि भाई 2022 सामने खड़ा है, और यदि आज हमने जीती हुई बाजी हार दी तो जमाना हमको क्या कहेगा। तो सब लोग जिस दिन सिद्धू साहब का उन्होंने टेक ओवर किया, तो उस दिन सारा पंजाब का हुज हो, जिसमें हमारे बहुत पुराने अध्यक्षगण भी, दूसरे लोग भी, सब लोग वहाँ मौजूद हुए। तो एकता का प्रदर्शन भी किया। लेकिन उस एकता का मतलब ये नहीं है कि वहाँ अभी और स्वर नहीं उठेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है। तो हम भाजपा नहीं हैं। भाजपा के अंदर एक आइडिया एक जगह नागपुर में इवॉल्व होता है, दिल्ली आता है, और दिल्ली से फरमान के रूप में सब तक नीचे तक पहुंचता है। कांग्रेस में आइडियाज़ नीचे उसकी यूनिट्स में, स्टेट्स में, दूसरी जगह जनरेट होते हैं, और फिर उसके आधार पे एक सॉल्यूशन दिल्ली में निकलता है, और उस सॉल्यूशन को सब मानते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस और भाजपा। ठीक, लेकिन हरीश जी, दो चीज़ें हैं। एक है कि थ्योरी कुछ और कहती है, प्रैक्टिकल कुछ और कहता है। थ्योरी ये कहती है कि विचार आएगा और विचार को सुना जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल 2017 में यहाँ भी देखा। क्या आप उसको विचारों का बिखराव मानते हैं कि विचार नहीं माने गए तो आपके आधे साथी दूसरे पाले में चले गए, या फिर ये प्रैक्टिकल अप्रोच है आज की राजनीति की कि देखिए हमें अपना फायदा चाहिए? मैं दो बातें हैं। यदि किसी सैद्धांतिक बिंदु पर कि हरीश रावत की गवर्नेंस में, हरीश रावत के राज्य के संचालन में, हरीश रावत द्वारा क्रियान्वित की जा रही नीतियों में हमारी ये असहमति है, और उनकी सबकी सामूहिक असहमति होती, तो उस आधार पर यदि जाते तो फिर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है। दल बदल का जो कानून है वो भी उसकी अनुमति देता है, क्योंकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और उसमें आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति के साथ विचार नहीं मिल रहे हैं और वो व्यक्ति अपने विचारों को हमारे ऊपर थोप रहा है, तो आप अलग हो सकते हैं। लेकिन जब आप रात को, शाम को तो खाना खाते हैं, कोई व्यक्ति मेरे साथ अपने गांव भी जाता है, अपने माँ बाप से मिलाता भी है, हेलीकॉप्टर में आता भी है, और सुबह जो है ना बिल भी पायलट करता है, सब कुछ करता है, और दूसरे पाले में खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति बैठ करके मुझसे डीएम को 1 घंटे पहले तक टेलीफोन करवाता है, सब काम करवाता है, और फिर दूसरे पाले में चला जाता है। जैसे एक टेलीफोन की घंटी आती है मोबाइल पे कि सब कुछ ठीक हो गया, तो सब कुछ ठीक हो गया, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एक महिला नेत्री मेरे साथ खाना खाती हैं, और खाना खा के कहती हैं, भाई साहब ये जो सुनाई दे रहा है बिल्कुल गलत है, हम आपके साथ हैं। और चंद घंटों के बाद जो है कोई उनकी बाँह पकड़ कर अपने साथ खड़ा कर लेता है। तो ये सैद्धांतिकता नहीं है। तो जो 2016 में जो यहाँ हुआ वो सैद्धांतिकता नहीं थी, वो स्वार्थपरता थी, उसमें धन शक्ति थी केंद्र की। लेकिन केंद्र की जिनको आपने परख लिया, जिनको आपने समझ लिया कि ये सैद्धांतिक हैं, ये स्वार्थ के वश काम कर रहे हैं, फिर उनके लिए भी आप कह देते हैं कि देखिए बाहें खुली हुई हैं, स्वागत है आपका। देखिए राजनीति में सब चीज़ें
एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। आपको परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है। यदि कुछ लोग रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने गलती की है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप गलती स्वीकार करने का हर किसी को हक है। तो कोई गलती स्वीकार करता है तो अच्छी बात है। नहीं, वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलती स्वीकार अगर कोई कर ले तो माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बीजेपी में आप लोग कहते हैं कि हुआ कि कई और लोगों को टिकट मिल सकता था, इन लोगों को टिकट मिला, फिर उधर वाले उधर जाएंगे, फिर आपके कार्यकर्ता का हक मारा जाएगा, ये आपको लगता है कि ठीक है सैद्धांतिक रूप से? देखिए, इसमें मैंने कहा है कि गुण दोष के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर पार्टी के लिए इवैल्यूएट करके, जांच परख करके ही कुछ होगा, और पार्टी के कार्यकर्ता की कीमत पर नहीं होगा। ठीक, आप कह रहे हैं, एक चीज़ आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत से असंतुष्ट लोग संपर्क में हैं, ये हरीश रावत का माइंड गेम है या फिर वाकई कुछ लोगों की लिस्ट आ गई है कि देर सवेर उनको ज्वाइन करा लेंगे? ये हकीकत है। भाजपा में एक बेचैनी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने वोटर को क्या समझाएंगे कि 4 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए और तीनों में से परफॉर्मेंस 0, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह क्यों हटाए गए किसी को मालूम नहीं। तीरथ सिंह जी जब तक आँख खोलते समझते कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, तब तक वो भी हटा दिए गए। वो तो तीसरे भी हटा दिए जा रहे थे, कुछ मूँछों वाले शेरवानी तैयार करके तैयार थे, वो तो इत्फाक रहा, किसी ने कह दिया ऊपर वालों से कि चौथा भी दोगे तो उत्तराखंड में घुसने के लायक नहीं रहोगे, इसलिए वर्तमान वाले बच गए, नहीं तो ये भी इतिहास बन जाता कि एक हफ्ते भी कोई मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। अब आपका मुकाबला तो लेकिन युवा से है, ऊर्जावान है मुख्यमंत्री नए। देखिए, सारे युवाओं को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और मेरा तो पिछला इतिहास रहा है, मैंने हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित किया है, मगर जब युवा प्रतिद्वंदी होता है तो उससे एक नया जोश भी आता है। लेकिन मगर व्यवस्था चलाने के लिए अचानक आप किसी को ला करके खड़ा नहीं करते हैं। व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी समझ चाहिए। तो आप राज्य को एक युवा प्रयोगशाला नहीं बना सकते, आप राज्य को ऐसी प्रयोगशाला नहीं बना सकते कि 3 फेल हो गए, अब हम एक नारा देने के लिए किसी युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये इस खेल को राज्य के लोग समझते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ उनका जो युवा नारा है वो नॉन स्टार्टर रहेगा। लोग ये देखेंगे कि राज्य को कौन बेहतर तरीके से अगले 5 साल व्यवस्था दे सकता है, क्योंकि उत्तराखंड बड़ी क्रिटिकल हालत में है। अर्थव्यवस्था राज्य की बहुत संकटपूर्ण स्थिति के अंदर है, विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, व्यवस्थाएं गिरेल हो चुकी हैं। ऐसे हमने कोविड सेकंड में देखा, बल्कि अभी स्वास्थ्य मंत्री गए तो मैंने उनसे कहा, कोविड थर्ड की जो है अभी से तैयारी प्रारंभ करो। ये बड़े भाई ने छोटे भाई को राय थी। तो ये विरोधी नेता के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर भी आप सलाहें देते रहें जी। इसलिए इस स्टेज पर लोग बहुत तौल करके, बहुत विचार करके अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप युवाओं को राजनीति में प्रोत्साहित करते हैं और स्वागत करते हैं उनका, लेकिन आपके अपने दल में कई युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई उन्हें फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन उनके सामने हरीश रावत जी खड़े हुए। वाह, बल्ले बल्ले, मैं तो कह रहा हूँ कोई कहे तो सही, मैं हूँ। तो और नहीं करते ना आप सोनिया जी को। आप देखिएगा, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, मैं उस चेहरे के पीछे हूँगा। मैं आपको यदि मैं उस चेहरे के पीछे, सवाल आप समझिए, उस चेहरे के पीछे बकअप कर, कह तो देते हैं, लेकिन सोनिया जी के सामने रिकमेंड तो करें 4-6 चेहरे कि भैया ये 4 चेहरे, इनमें से एक चुन लो। आप कहते हैं कि मैं भी उनमें एक हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने अवश्य कहा कि राज्य की जनता को ये जानने का हक है कि कौन व्यक्ति होगा प्रमुख, जिसको देख करके, जिसको अकाउंटेबल मान करके, जिसको जिम्मेदार मान करके वो वोट देंगे। और इसलिए मैंने फेस की थ्योरी जो रखी वो मैंने सारे देश के परिप्रेक्ष्य में रखी। बल्कि मुझे खुशी है, अशोक चौहान कमेटी जो बैठी
हमारे हार के कारणों का इवैल्यूएशन करने के लिए, उसने कहा कि केरल के अंदर और असम में हमारी हार का एक सब प्रमुख कारण ये भी रहा कि हमारा कोई चेहरा हम लाए आगे नहीं लाए। तो ये अकेले हरीश रावत नहीं है, एक विचार है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, यदि उत्तराखंड में कोई आगे आकर के कहता भाई साहब मैं हूँ, तो आप ज़रा भाई साहब का दिल भी तो देखिए, भाई साहब उसके पीछे खड़े रहते नहीं रहते। जब हरीश रावत चचा नरेंद्र के पीछे खड़ा हो सकता है, तो अपने किसी छोटे भाई के पीछे भी खड़े होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वही मैंने पूछा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है या केवल वैचारिक अप्रोच है? देखिए, इनमें समन्वय रखना पड़ता है जी। देखिए, न केवल राजनीति केवल प्रैक्टिकल आइडियाज से चलती है, न राजनीति केवल थ्योरेटिकल आइडियाज से चलती है। आपके पास विचार होना चाहिए और आपके पास मादा होना चाहिए, समता होनी चाहिए कि उसको आप व्यवहारिकता की धरातल पर कस सके, उसको परख सके। तो इसलिए दोनों का समन्वय करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्क्स और की थ्योरी है कि जो किताब में लिख दिया उसी अनुसार होनी चाहिए, या कोई ज्योमेट्री का सिद्धांत, अलजेब्रा का सिद्धांत नहीं है। कांग्रेस में जो कसावट हुई है, या ये कहिए कि अब आपने मोहरों की जमावट कर दी है, अध्यक्ष हैं नए, कार्यकारी अध्यक्ष हैं नए, आप खुद इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। नए लीडर सीएलपी हैं, ऊर्जावान हैं, उनके पास प्रदेश कांग्रेस को चलाने का तजुर्बा है। किस तरह से देख रहे हैं आप कि ये जो कॉन्सेप्ट है कांग्रेस का, ये हमने देखा पहले मध्य प्रदेश में भी आपने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, वहाँ सरकार बना ली, किसी वजह से फिर चली गई बाद में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि जनता को पसंद आएगा, जनता तक पहुँचेगा? देखिए, आज बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है देश के अंदर। नई पीढ़ी, तकनीक, बहुत सारी चीज़ों ने लोगों के सोचने, समझने, काम करने के तरीक़ों को बदल दिया है। तो उसमें राजनीतिक दल को भी अपने में परिवर्तन लाने पड़ते हैं। हमने पंजाब में ये शुरू किया, पंजाब के बाद हमने इसको असम में अडॉप्ट किया, और असम के बाद अब हमने उत्तराखंड में इसको अडॉप्ट किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये कदम जो हमने उठाया है वो सफल हो। और शुभकामनाएं नहीं है, बल्कि मेरा प्रयास भी रहेगा कि ये कदम सफल हो। ये आप लोग जब उपचुनाव हुआ सल्ट वाला, तब भी बहुत से दावे कर रहे थे कि देखिए अब एक रिवाइव की बारी है कांग्रेस की, और यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। आप उस वक्त बहुत बीमार थे, और तब हमने आपके वीडियोस भी देखे कि आप ऊर्जा भरने के लिए कार्यकर्ताओं में कोशिश करते रहते थे। क्या ऐसी वजह है कि वहाँ भी कांग्रेस कम से कम बिल्कुल नेक टू नेक तो आती, वहाँ भी पीछे छूट गए? देखिए, उपचुनाव की वोटर की एक अलग मानसिकता रहती है, और फिर भाजपा का मैनेजमेंट, भाजपा का मनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। हमारे भी रिजल्ट आश्चर्यजनक था। जिस तरीके की जनभावना थी, जनभावना में गंगा जीती भी लग रही थी, मगर आप जानते हैं गंगा हमेशा नहीं जीतती है। आज भी जो है गंगा हार रही है। इसलिए हार रही है क्योंकि आप और हम सब धन का, कई चीज़ों का, दूसरी चीज़ों का प्रदूषण फैला रहे हैं। तो हमारी गंगा भी जो है सल्ट में इसलिए हार गई कि धन के प्रदूषण ने काम कर दिया। लेकिन हर चीज़ कई बार कैंडिडेट के पास नहीं होती है। ये जो पार्टी की ऊर्जा है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए उनका मैनेजमेंट ऐसा है, उनका पैसे का मैनेजमेंट ऐसा है, ये तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। और 2017 में तो जब आप एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे, आपके चेहरे पर वो चुनाव होना था, और ये जो मैनेजमेंट है वो उसमें बीजेपी वाले आपसे आगे निकल गए। आप तो ये खुलकर आरोप लगाते हैं कि भाई उनके पास व्यवस्था हो गई, फ़ोन आ गया, वो चले गए। तो वो मैनेजमेंट कैसे तोड़ेंगे? उनके पास 5 साल का सरकार चलाने का भी अभी अनुभव है, केंद्र में उनकी सरकार चल रही है। 2014 से भारत की राजनीति में बहुत सारे ऐसे प्रयोग आए, जैसे गुजरात मॉडल, लंबे वादे कर दो, 15 लाख हर खाते में,
2 करोड़ नौकरियां, हर किसी की आर्थिक स्थिति दुगनी हो जाएगी, मतलब दूर तक उछाल दो, फेंक दो, फिर देखा जाएगा। तो अनुतो गत्वा फिर भाजपा अपने पुराने मॉडल पर आ गई, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के समन्वय पर आ गई, उससे 2019 का चुनाव जीत गई। तो 2017 के चुनाव में यूपी को उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का लैब बनाया था, और वहीं से शमशान और कब्रिस्तान की बात कही गई, जो देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने कहा। वहीं इवन ब्राह्मणों में भी उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, दूसरे भी जातियों में उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, वहाँ उच्च कुलीन अपनी जातियों के अंदर जो माने जाते हैं, वो सब इस देवस्थान में आकर के अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आए। तो उनको उस नारे ने प्रभावित किया। मगर उसके बावजूद भी जितने वोटर ने, जितने परसेंट वोट ने 2012 में हमको सरकार में पहुंचाया, उतना ही परसेंट वोट 2017 में हमको मिला। वोट हमारा नहीं गया, कांग्रेस के वर्कर ने कांग्रेस के वोट को थाम करके रखा, मगर सपा का वोट, बसपा का वोट, यूकेडी का वोट, निर्दलियों का वोट, 13% वोट भाजपा को स्विंग कर गया। और आज अब उनके और हमारे कौशल में है, वो 13% को संभाल करके रखेंगे, उनकी बल्ले बल्ले, और हमने उस 13% में से आधा अधूरा इधर की तरफ ले लिया, अपनी तरफ ले लिया, हमारी बल्ले बल्ले। ठीक, आपने कहा कि बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जनता तालमेल उससे मिलाती है जिसकी बात में उन्हें लगता है कि नहीं ये बात ठीक कह रहा है, तब जाके वो बटन दबाएगी? दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि एक राजनीति अगर तुष्टीकरण की होती है तो फिर उसके जवाब भी इसी तरीके से दिए जाते हैं? और तीसरी बात मैं एक साथ इसके साथ आपको जोड़ दूं कि ये तो फिर से होगा, असदुद्दीन ओवैसी भी इधर आ रहे हैं अब तो, जिनका पता नहीं कितना जनाधार उत्तराखंड के अंदर है भी कि नहीं है, 1-2 सीट पे है कि नहीं है, ये वो विचार करें, लेकिन वो आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 2 पार्टियां भाजपा की शार्प शूटर हैं, एक दिल्ली वाले, एक हैदराबाद वाले ओबीसी साहब। दिल्ली वाले ने तो उन्हें भी शूट कर दिया, उनकी भी 3 सीटें आती हैं। वो उन्हीं की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं प्रदेशों में जा रहे हैं अपना डेरा डेफेरा लेकर के। जिन प्रदेशों में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने खड़ी है, वो भाजपा की मदद कर रहे हैं, भाजपा की भी टीम है। उसी तरीके से जो है ओबीसी जो है वो भाजपा के लिए ग्राउंड बनाने वाले हैं, उनके लिए माहौल बनाने वाले हैं, ताकि एक एक्सट्रीम की बात करें तो दूसरा एक्सट्रीम उभरे। वो भाजपा के लिए खेत तैयार करने का काम करते हैं। तो मैं इन दोनों पर बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि इस समय जनता किन सवालों को देख रही है। महंगाई चरम पर है, तो केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। आज से पहले कोई कुछ दे दे, आज से पहले रसोई में इतना बड़ा डाका नहीं पड़ा। आज महिला तिल मिलाई हुई है, आज उसको उज्ज्वला का गैस सिलेंडर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो कभी उसको अपनी बहन जैसा लगता था, क्योंकि इतनी दाम बढ़ गए। कुकिंग गैस के दाम, खाने के गैस के दाम, खाने के तेल के दाम देखिए दुगने हो गए। दालों के दाम, दूसरी चीज़ों के दाम, आम आदमी का जीवन त्रस्त है। बेरोजगारी आज चरम पर है, हर घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर एक नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है। कोविड के अंदर जिस तरीके से लाशों के ढेर लगे शमशान घाटों में, कोई भारतवासी उसको भूला नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट की हद थी। ये डबल इंजन या सिंगल इंजन जो भी थे, दिल्ली वाला इंजन था या मोदी जी वाला इंजन था, सारे इंजनों ने एक ही तरीके से लाशों के ढेर लगा दिए। यहाँ 71 एक दिन हमारे यहाँ के शमशान में 71 लाशें आई, 71 लोग आए। तो जो ये स्थिति है, लोग इसको नहीं भूले। उसके साथ साथ कई स्थानीय सवाल हैं, कई बातें हैं। तो ये जो सवाल हैं, आज ये ज्वलंत सवाल है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, आज आम आदमी अपने जीवन को असुरक्षित पा रहा है। कोविड
3 अभी आया नहीं है, लेकिन इनमें से पूछ करके देख लीजिए, हर किसी के मन में कोविड 3 की दहशत है, क्योंकि कोविड 2 को जिस तरीके से टैकल किया गया, हर आदमी डरा हुआ है, क्या मेरे लिए सुरक्षित मुझको बेड मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल पाएगी, मेरा इलाज हो पाएगा, मेरे बच्चे का इलाज हो पाएगा, हर कोई डरा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैटर करेंगे। कांट की हांडी, कांट की हांडी आप ही लोग कहते हैं, हम तो आप ही लोगों से बोरो करते हैं। कांट की हांडी एक बार चलती है, तो ये जो है, जो कांट की हांडी है ये चढ़ चुकी है अब। लेकिन अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप अगर ये कहते हैं जी, तो यहाँ तो हर 5 साल में चढ़ जाती है। कभी आपकी चढ़ गई, फिर आपको फेल कर दिया, फिर बीजेपी की चढ़ गई, फिर ये चलता रहता है। वैसे भी बारी हमारी है। अच्छा, वैसे भी बारी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप कहते हैं देखिए कोविड में मैनेजमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को लेकर ऐसे एग्रेसिव नहीं होते। आपने उत्तराखंड में देखा कि परेशानी हुई, आप छत्तीसगढ़, वो भी एक छोटा स्टेट है, वो भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये महामारी है तो इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट किया, सबने तारीफ की। पंजाब में कोविड को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, नहीं तो पंजाब से ज़्यादा कॉस्मो स्टेट कोई है ही नहीं, वहाँ तो सब बाहर हैं और सभी जगहों के वेरिएंट पंजाब में आए, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल हुआ। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग सड़कों पर मर गए, गाड़ियों में मर गए। ये इस हकीकत को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक अखबार ने लिखा था कि जिस दिन कहा गया कि दिल्ली में कोई उसके ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, तो मैंने उस दिन अपने सारे बाल नोच दिए कि क्या ये हकीकत है करके एक व्यक्ति ने कहा। तो इतने लोग, ये स्थितियां हैं। तो कम से कम किसी भी कांग्रेस शासित राज्य के अंदर आप मुझे बता दीजिए ये स्थिति आई हो। कांग्रेस शासित राज्यों में भी असर रहा, मगर कंट्रोल किया। धारावी में सबसे बड़ा स्लम है, जिस तरीके से धारावी में कंट्रोल हुआ कोविड का, उसकी दुनिया में प्रशंसा हुई। वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, लोगों ने उसको बधाई दी। तो आखिर गवर्नमेंट तो वहाँ मिली जुली थी ना। बस इतना फ़र्क इतना सा है कि आप अपने स्टेट के पॉजिटिव्स ढूंढ लेते हैं, जहाँ विपक्ष में हैं वहाँ आप नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ कि आप लोग अगर कमियाँ किसी चीज़ की उठाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी पर राजनीति कम, सुझाव ज़्यादा, समर्थन ज़्यादा एक दूसरे का होना चाहिए। जहाँ बीजेपी विपक्ष में है वो आपका करते, जहाँ आप लोग विपक्ष में हैं वो यहाँ की सरकार का करते। मैं एक आपके इसमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए राहुल गांधी जी देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने कोविड पहले जब आया था उससे 20 दिन पहले देश को वार्न किया था, फरवरी में, और मार्च में हमारे कैप्टन ने वार्न किया था, और उसके बाद तब जो है मोदी जी ने कोविड को लेकर के बात की और तब उन्होंने कर्फ्यू लगाया। नंबर 1, राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे देश के अंदर जिन्होंने कहा कि असंगठित लोगों को आप मदद करिए, नहीं तो ये एक दूसरी महामारी हो जाएगी, और उनकी वो वार्निंग सही सिद्ध हुई। तय करके राहुल गांधी जी की मजाक उड़ाने का काम किया, लेकिन काश हमने उस चेतावनी को समझा होता, तो जितने हमने अपने भाई बहन खोए उतने भाई बहन ठीक है। आप बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में भी उस पैमाने पे व्यवस्थाएं हमने देखी नहीं। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा है, तो इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, वापस हम प्रदेश में आते हैं। और सवाल ये है कि 2022 में हरीश रावत जी तो इलेक्शन कैंपेन कमेटी चलाएंगे, आपके गोदियाल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी चलाएंगे। सामने अपोजिशन में आप किसको मानते हैं कि इसको हराना है? 2022 में आपके सामने है कोई चेहरा? देखिए, भाजपा की सामूहिक विफलता इन 4.5 सालों में दिखाई दी है। आखिर ये 3 मुख्यमंत्री किस बात की टेस्टमनी है? कुंभ में हमारे जले में नमक छिड़क दिया, सारे देश में हमारा सर नीचा कर दिया, टेस्टिंग का घोटाला करके सब भाजपा के लोग उसमें सम्मिलित हैं। आज राज्य के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत बेरोजगारी का है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है?
भाजपा। अब ये इन्होंने क्या कहा, जब एक के हाथ को देख रहे हैं हम कि हमारा खून किसके हाथ में लगा हुआ है, तब तक ये वो हाथ बदल दे रहे हैं, दूसरा हाथ ले आ रहे हैं। जब वो दूसरे हाथ में तलाश कर रहे हैं हम अपना खून, तब तक ये तीसरा हाथ कर दे रहे हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने कहा ये जो हाथ ये भाजपा है, ये भाजपा ही सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। आज चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, अब राज्य के अंदर आप अंदाज लगाइए, मेरी गवर्नमेंट को गए हुए आज 5 साल हो गए, करीब 5 साल होने को आ रहे हैं। हमने उस समय हाई कोर्ट की मार्गदर्शन में लोकायुक्त का चयन कर दिया, फाइल गवर्नर के वहाँ भेज दी। गवर्नर ने फाइल लौटाई नहीं इनके डर के मारे हमको, नहीं तो आज हमारा गवर्नर ना हमारा लोकायुक्त तो 4.5 साल पुराना होता। और आज क्या हो रहा है, कोई मामले को आप लोकायुक्त को दे ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार का कोई मामला आप उठाइए, बचाने के लिए है, सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए है। नारायण दत्त जी आए, उन्होंने 500 मीटर का चेक लगाया। खंडूरी जी आए, उन्होंने कहा नहीं 500 भी ज़्यादा हो गया है, 250 मीटर का चेक लगाया। अब हमारे ये भाईगण आए, इन्होंने कहा नहीं ये तो सब दोनों बूढ़े थे, ये तो ये क्या समझते थे, इन्होंने पूरा दरवाज़ा ही खोल करके रख दिया। इसलिए आज उत्तराखंड कह रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, और हमारा वादा है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाएंगे जो संस्कृति की भी रक्षा करेगा, ज़मीन की भी रक्षा करेगा, और विकास के लिए भी रास्ता खोलेगा, और कृषि को भी नया स्वरूप देने का काम करेगा। इसीलिए मैं जमींदारी उन्मूलन का कानून बना करके गया, मैं लीजिंग पॉलिसी बना करके गया। मैंने बहुत सारी, ऐसा नहीं है, मैंने बल्कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बसे हुए लोग थे, बरसों से पीढ़ियों से बसे हुए थे, उनको मालिकाना हक दिया। मैंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किए। लेकिन ये एक बड़ा विषय है जिसके लिए किसी भी मुख्यमंत्री को 4-5 साल की आवश्यकता है, और उत्तराखंड, मुझे भरोसा है कि एक समझदार मुख्यमंत्री को 4-5 साल का समय देगा ताकि एक अच्छा भू कानून बन सके और जो यहाँ की आकांक्षाओं को परवान चढ़ा सके। ठीक है, एक बड़ा विषय देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी था। मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन हक हुकूकधारी तीर्थ पुरोहित अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते रहते हैं। असल में भाजपा के अंदर कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। ये खुद उलझे हुए हैं, नासमझ बने हुए हैं, या दूसरों को नासमझ समझ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड, ये नहीं है कि हम किसी तरीके के रेगुलेटरी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, मगर आप शंकराचार्य की परंपराओं के ऊपर, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने यहाँ सभ्यता का वो किया था, तो उनकी बनाई हुई परंपराओं के ऊपर आप कोई व्यवस्था नहीं ला सकते। ये उत्तराखंड का सवाल है, और यही कांग्रेस का सवाल है कि हम सनातन धर्म की उन परंपराओं की रक्षा करेंगे। उसके लिए इस देवस्थानम बोर्ड को रिजेक्ट करेंगे और लोगों से बातचीत करके नई व्यवस्था लागू करें। नई व्यवस्था लागू करें। गैरसैंण को लेकर सरकार कह रही थी कि बजट दिया है। कहाँ दिया है? हवा में। हवा में है। हवा में बताओ ना कहाँ। सचिवालय को, विधानसभा सचिवालय को के लिए 57 करोड़ रुपया दे करके गया, और एजेंसी तय करके गया जो निर्माण कार्य करेगी, वो भी भारत सरकार का वेबकोस को तय करके गया, और इन्होंने वो 57 करोड़ का भी चट भोजन कर दिया। नया देना तो अलग रहा। ये बताएं तो सही, किसी कागज़ में तो होगा जो दिया है इन्होंने गैरसैंण के लिए। एक ईंट नहीं लगाई, और भाई साहब कह दिया हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। हमारे किसी भाई को ये हिम्मत नहीं आई कि वहाँ ग्रीष्मकालीन का बोर्ड लगा दें, क्योंकि जैसे ही बोर्ड लगाते तो लोग कहते कहाँ है हमारी राजधानी। उधर लोग पूछ दें कब से हमारी राजधानी करके, तो इस डर के मारे इन्होंने बोर्ड तक नहीं लगाया वहाँ जो है। ये हालत है भाजपा की जो है। ठीक, आप अब चुनाव में जा रहे हैं और जनता के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी किए। कभी आप बैलगाड़ी पे बैठे, कभी ये बात और थी कि वो मंच अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष का और होता था, हरीश रावत जी का और होता था। इसमें मैं नहीं जाता हूँ। सवाल ये है कि 2022 में आप लोगों को लेकर आए
आप लोगों को लेकर आए हैं, ये क्यों जनता करे? सिर्फ इसलिए क्योंकि दो ऑप्शन है उसके पास, कांग्रेस जाएगी बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी, या ट्रांसफॉर्म करने का कोई विजन है हरीश रावत के पास कि आएंगे तो ये बड़े बदलाव होंगे? केवल इसलिए नहीं, हमारी साक्षी है, ये सारा उत्तराखंड साक्षी है। जिन बुनियादी बातों को लेकर के राज्य आंदोलन चला और ये राज्य बनाया गया, जो उसके मूल्य और मान्यताएं थी, 13 साल में किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। हमारी सरकार भी आई, उसमें भी आंशिक रूप से जिक्र हुआ, लेकिन मैंने जब मुख्यमंत्री में बना तो मैंने उसको एक नाम दिया उत्तराखंडियत का, और उन बिंदुओं को आगे रख करके कि उत्तराखंड का राज्य क्यों बना, और उसको साक्षी मान करके हर नीतिगत निर्णय को लेने का काम किया। मेरे जाने के बाद इन्होंने एक एक करके उन सारे निर्णयों को बदल दिया। जैसे आप एक छोटा उदाहरण, 2-3 छोटे उदाहरण बताता हूँ। हमारे गांव सड़क से जुड़े हैं क्योंकि यहाँ का कठिन भौगोलिक परिस्थिति है। मैंने मेरे गांव मेरी सड़क योजना बनाई, 300 सड़कें उसमें बन गई। ये आए तो इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। मैंने मेरा वृक्ष मेरा धन योजना लगाई। उत्तराखंड में आप हॉर्टिकल हब बनाना चाहते हैं, आप चारा प्रजाति का हब बनाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड को इन्वायरमेंटल हब बनाना चाहते हैं, तो उसमें मैंने कहा जो वृक्ष लगाएगा 300 रुपया बोनस पाएगा। वृक्ष बोनस योजना प्रारंभ की, देश के अंदर अकेला राज्य था। इन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। हमने कहा जल संवरण, जल हमारी शक्ति है। मैंने कहा जल संवरण की नीति बनाई और जल संस्थान को उसका मैनेजमेंट सौंपा और उसमें जल बोनस इंट्रोड्यूस किया कि जो जितना जल इकट्ठा करेगा उसको उसके एवज में बोनस दिया जाएगा। इन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। हमारे वहाँ ज़मीनों में जैविक फूड की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जैविकता उत्तराखंड की शक्ति है। मैंने जैविकता के लिए मडुआ बोनस, मिर्च बोनस, गहत बोनस, झुंगरा बोनस, इन सारे जितने रस्टिक वहाँ के अन्न उत्पादन थे उन सब के लिए बोनस की योजना बनाई। इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने आजीविका पालन के लिए छोटी बकरी, जैविक बकरी होती है, उसकी मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना बनाई। इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने वहाँ का गरीब वहाँ टिका रहे, उसकी बच्ची को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए कन्याधन योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, नंदा देवी कन्याधन योजना, 3 कन्याधन योजनाएं एक साथ इंट्रोड्यूस की। इन्होंने उनका चूचू का मुरब्बा बना करके आज उसका लाभ किसी दलित, किसी गरीब कन्या को नहीं मिल रहा है। इन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। ऐसी वृद्ध महिला पोषण आहार योजना क्या क्या देते थे एक माँ को हम, इन्होंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा वहाँ की 60 साल से ऊपर की महिला और पुरुष दोनों पेंशन के अधिकारी होंगे। मैंने पेंशन को अपने नागरिकों का अधिकार बना दिया। इन्होंने मेरी 18 तरीके की जो मैंने पेंशन इंट्रोड्यूस की थी उनको घटा करके 8 में ले आए और महिलाओं की पेंशन बंद कर कहा एक परिवार में एक ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि महिला कम उम्र की होती है, पति ज़्यादा उम्र का होता है। पति को मिल रही है महिला की 79,000 महिलाओं की पेंशनें इन्होंने स्क्रैप कर दी जो है। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने उत्तराखंडियत के साथ मजाक किया। आज उत्तराखंडियत के सामने भी और उत्तराखंड के सामने भी आखिरी अवसर है। पीढ़ियाँ बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी में भारी बदलाव आ रहा है। यदि हम इस समय चूक गए तो फिर हम विल मिस द उत्तराखंडियत। हम फिर उत्तराखंडियत केवल कागजों में रह जाएगी, धरती पर नहीं उतर पाएगी। और राज्य आंदोलन के जो सपने थे वो सपने जो है केवल चर्चाओं में रह जाएंगे। उसके लिए भी आखिरी अवसर है। ये कोई कांग्रेस का सवाल नहीं है। हमने टेस्ट करके ज़मीन में उत्तराखंडियत को उतारा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए भी लोग 2022 में लेकिन परखे हुए कोई परखेंगे। इतनी चीज़ें करने के बाद भी आपके हासिल कितने विधायक हैं वो आपके पास अभी भी हैं। मेरा सवाल इसके थोड़े से आगे का है कि इतनी चीज़ें आप जो गिना रहे हैं कि इन्होंने स्क्रैप कर दिया, वो अपनी पॉलिसीज़ गिनाते हैं कि हमने ये नई चीज़ें उत्तराखंड के लिए की हैं। वो उनकी अपनी नीतियां हैं, आपकी अपनी नीतियां थी। वो कहते हैं हमने आयुष्मान कार्ड दिया,
और भी कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इनके आयुष्मान कार्ड पर आज भी मेरा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड 1,75,000 रुपये का भारी है, क्योंकि वो सबके जेब में पहुंच गया था। इनका आयुष्मान तो पूरा आयुष्मान हो ही नहीं पा रहा है। जी ठीक है, ये आपका अपना आकलन है, लेकिन जब जनता आकलन करती है तो दोनों पक्षों को देखकर करती है। जी। और एक जो मूल विषय उत्तराखंड में है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपका जब मुकाबला बीजेपी से होगा तो जितना परसेंटेज सबसे सस्ती बिजली देते हैं उत्तराखंड, कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी। दिल्ली देश में सबसे महंगी बिजली देती है। उनके 200 यूनिट फ्री वाले में एक बड़ा भारी ट्विस्ट है कि 200 से यदि ज़रा सा भी ऊपर किसी का मीटर पहुंचा तो पूरे का पूरा बिल पहुंच जाता है। हमने अपने बिजली के सिस्टम को सुधारा। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले 14 घंटा बिजली मिलती थी, मैंने 24 घंटा में बिजली, स्वस्थ बिजली दी और सबसे सस्ती बिजली दी। यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, ये मेरी बात को इवैल्यूएट करेंगे देश के अंदर जो है। और हमने सिस्टम को सुधारा। हमने 2 साल के अंदर ही अपने तीनों बोर्डों को लाभ में ला करके खड़ा कर दिया। और उसके आधार पर आज से 2 साल पहले मैंने हल्द्वानी में एक रैली में कहा, मैंने कहा हमने बिजली का सिस्टम इतना बेहतर बनाया है, उसमें थोड़ा और सुधार करके हम 100 यूनिट बिजली अपने प्रत्येक नागरिक को पहले साल में ही सत्ता में आने में फ्री दे सकते हैं और दूसरे साल के अंदर हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब लगना गांठ से कुछ नहीं है तो कुछ भी कह दो के लिए भाई साहब ने 300 यूनिट कह दिया। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब से जो है, यदि इतना ही प्यार है, मोहब्बत है, अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर एक और पहलवान सही, उसको भी झेलेंगे। जब इतने पहलवानों से लड़ते हैं, एक और पहलवान से भी लड़ेंगे। वो ज़रा इस्तीफ़ा दे करके, दिल्ली से इस्तीफ़ा दे करके कहें भैया उत्तराखंड से मुझको इतना प्यार हो गया है कि मैं अब यहीं जमूंगा, यहीं रमूंगा। हमारे साथ यहाँ के डांडे, कांडे, गाड़, गधेरे, ये सब गाड़ गधेरों के बेटे हैं। इनसे पूछिए, मैं 55 साल से इन गाड़ गधेरों को नाप रहा हूँ। एक भाई जो है कनॉट घर से निकला, कनॉट प्लेस घूम के जैसे घर वापस चला जाता है, वैसे ही सुबह आता है और शाम को दिल्ली वापस चला जाता है। भैया हमको कृपा करके, मेहरबानी करके उनके साथ खड़े मत करिए। इतनी हमारे पर मेहरबानी साथ मैंने बिल्कुल खड़ा नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो वोट कटेगा या बटेगा वो कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आपको काउंटर ज्यादा, मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल काउंटर भाजपा के शार्प शूटर हैं। शार्प शूटर हैं। एक सवाल, कुछ उनको बी टीम है, मतलब कुछ न कुछ है। ठीक है, एक सवाल ये भी जो हम देहरादून में सबसे ज्यादा देखते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, वो अपनी मांगों को लेकर अब बहुत मुखर हैं और ये चुनाव के वक्त अक्सर देखा जाता है, अलग अलग राज्यों की ये प्रथा रही है। क्या इस वक्त जो मांगे चल रही हैं वो जायज़ हैं या फिर ये? देखिए, हमने कुछ मांगे तो बहुत जायज़ हैं और मैं ये नहीं कहूँगा जो मांगे और हैं वो जायज़ नहीं है, मगर हालात को, आर्थिक स्थिति को देख करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। हमारे साथ भी बहुत एकोमोडेट किया कर्मचारियों ने, मगर हमने उनको 7वां वेतन आयोग तक दिया। हमने सारे विभागीय रूल्स बनाए, हमने ढांचा खड़ा किया विभागीय। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कर्मचारियों को पिछले वर्षों में नाराज़ करने का काम किया और हमने कहा है कर्मचारी बंधुओं से कि भाई सत्ता में आएंगे, 6 महीने के अंदर हम ऐसा मैकेनिज्म खड़ा करेंगे कि आप और हम समन्वय आमने सामने बैठ करके समस्याओं का हल कर देंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है वो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट नहीं है जो अपने टूल से टकराती है। और एक बात आपको शायद याद नहीं होगा, उसमें आप बच्चे होंगे, मैं तो 12 साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का नेशनल कन्फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने जीएसएम से लेकर के इनकलाब जिंदाबाद से लेकर के हाई तक सारे दरवाजे से गुजरा हुआ हूँ। तो मेरी बेसिक सहानुभूति कर्मचारियों के साथ है। ये अलग बात है कि 2017 में वो मेरे साथ न्याय नहीं कर पाए, इसलिए अन्याय झेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, अभी सुबोध उनियाल जी कुछ वक्त पहले थे, आपके पुराने साथी हैं सुबोध उनियाल जी, वो थे, वो कह रहे थे कि देखिए हरीश रावत जी जब कर्मचारियों 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कर्मचारियों को भूल जाते हैं। तो ये सरकार में आने के बाद
ये स्मृति दोष हो जाता है क्या नेताओं को? ना, जब जिस दिन मैं नहीं जा पाता था, मैं सुबह दुनियाल को भेज देता था, औरों को भेज देता था। हाँ? जी। वो जितनी बार गए उनसे आप जरा पूछ देते तुमको कौन भेजता था, तो वो कहते थे हरदा भेजता था हमको। मैं देखिए, मेरा सिद्धांत है एक मोटा तौर पर कि वो सरकार अच्छी नहीं है जो अपने टूल से, अपने माध्यमों से टकराती है। यदि हम कर्मचारियों से लड़ेंगे, उनसे टकराहट रहेगी, तो राज्य के विकास को गति कैसे देंगे? तो इसलिए हमको उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है और उनको अपनी कठिनाइयाँ समझानी पड़ती हैं। तो ये हम टू वे अफेयर्स रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हमारा और कर्मचारियों का प्यार एक तरफा नहीं रहेगा, दो तरफा रहेगा। दो तरफा रहेगा, ये मैं यानी उम्मीद कर सकते हैं कि जो मांगे कर रहे हैं सरकार में आएंगे तो सीधी दो तरफा रहेगा प्यार। नहीं तो सीधी बात कह दीजिए ना कि अब मांगे पूरी होंगी। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। क्या इसलिए आ रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं करेंगे जनता की और उनकी? इसीलिए तो आ रहे हैं कि जनता की मांगे पूरी करेंगे, आकांक्षाएं लोगों की पूरी करेंगे, उत्तराखंड की आकांक्षाएं पूरी करेंगे, उत्तराखंडियत को परवान चढ़ाएंगे। ठीक है। एक दो क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। एक क्षेत्र का मतलब आप तो पूरे उत्तराखंड का करते हैं, लेकिन एक तरफ से गोदयाल जी आप लेकर आ गए हैं, आप दूसरी तरफ से हैं। ये दोनों जोन एक साथ स्विंग में कांग्रेस की तरफ जाएं, ऐसा क्या करने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड ने, मैं 2002 से देख रहा हूँ, जब से चीज़ें मेरे हाथ में आई हैं, तब से उत्तराखंड ने करीब एक पैटर्न पर वोट दिया है, अलग अलग पैटर्न पर वोट नहीं दिया है। और इस बार भी आप देखिएगा कि भाजपा को रिजेक्ट करने में जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में होड़ रहेगी एंड लॉक स्टॉक बैरल इनको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। एक बड़ा प्रश्न आपदा पे मैनेजमेंट को लेकर, उस वक्त आप मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन सरकार आपकी थी, तो उठा था कि देखिए केदारनाथ की आपदा के बाद जो कदम सरकार को उठाने चाहिए, चीफ मिनिस्टर को उठाने चाहिए, वो उस तरह से नहीं उठाया गया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बदलेगा, आपको मौका मिला। लेकिन आपदाएं न तो बताकर आती हैं, कई बार छोटी होती हैं, कई बार बहुत विकराल हो जाती हैं। इसके मैनेजमेंट को लेकर क्या होना चाहिए उत्तराखंड में? मौजूदा सरकार आपको लग रहा है कि ठीक कदम उठा रही है? देखिए, मैं किसी को दोष बहुत उस पर नहीं कहूँगा क्योंकि चीज़ें हर्ट करती हैं, मगर ये सत्यता है कि प्रारंभिक चरण में ठीक से मैनेज न करने के कारण मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ। नहीं तो मैं तो केंद्र सरकार में मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था और मेरे काम से प्रधानमंत्री संतुष्ट भी थे। लेकिन जो ये आपदा थी, ये अनप्रेसिडेंटेड थी, इसका कहीं कोई मिसाल नहीं है दुनिया के अंदर। इतने व्यापक क्षेत्र में इतने गहरे घाव कहीं नहीं लगे। जब मैं सोनिया जी के पास गया, मैंने कहा मैडम आपका आज्ञा हुई है, मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसको तुमसे केवल एक काम सौंप रही हूँ कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास, उसमें शिकायत न रहे। ये 3 साल में तुमको ये काम पूरा करवाना है। भगवान केदारनाथ की कृपा है, मैं ये काम 1.5 साल में करवा पाया, 1.5 साल में। और देश के आप सारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों को देख लीजिए, आज भी आपको कोई कहेगा मेरा पुनर्वास नहीं हुआ, कोई कहेगा मुझे मदद नहीं मिली, कोई कहेगा मेरे नुकसान का आकलन नहीं हुआ। केदारनाथ में हमारी पुरानी आदतें हैं, सब चीज़ें। कांग्रेस के अंदर जो है विवाद भी होते हैं, उनको मैनेज करने की मैनेज करने वाले लोग भी हैं और हम खुद भी जानते हैं कहाँ तक आगे बढ़ना है, कहाँ से पीछे मुड़ जाना है। आप बेफिक्र रहिए। सब कार्यकर्ताओं को समझाते रहिए कि बुरी आदतें हैं तो बदल डालो। कांग्रेसी खगाड़ लोग हैं, 135 साल के अपने इतिहास को पढ़ करके इतना नहीं सीखे हैं कि कैसे एकजुट लड़ा जा सकता है। इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनमें से बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ भी आए होंगे, ये सब जानते हैं। यदि मैं कुछ बताने लगूंगा ये कहेंगे अरे ये तो हरीश रावत क्या बता रहा, हम पहले से जानते हैं। तो आप चिंता न करिए, 2022 हमको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हम कोई ऐसा चांस छोड़ने वाले नहीं है कि 2022 खिसक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी।
पूरी बेबाकी के साथ हर सवाल का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।